फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 6 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस 6 सब्जेक्टिव प्रश्न में से 5 सब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि एलपीजी क्या है, यह एक अच्छा ईंधन है कैसे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एलपीजी क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। जो एलपीजी गैस होता है इसका पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और एलपीजी अनवीकरणीय संसाधन होता है क्योंकि एलपीजी गैस का भंडारण सीमित है और ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो एलपीजी गैस होता है यह एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। जो एलपीजी गैस होता है यह ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। यह एक गंधहीन गैस है। इसमें गंध के लिए एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है। जो एलपीजी गैस होता है वो गंधहीन गैस होता है। इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं पाया जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है। इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। जो एलपीजी गैस होता है इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं तो ईंधन के रूप में करते हैं। यहाँ पे अब हम एलपीजी गैस के गुण को यहाँ पे हम जानेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एलपीजी गैस का पहला गुण, एलपीजी गैस का ऊष्मीय मान अधिक होता है। जो एलपीजी गैस होता है इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो अधिक होता है। अब यहाँ पे दूसरा गुण देखेंगे, यह धुआं रहित गैस है। जो एलपीजी गैस होता है जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें से किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है। अब यहाँ पे हम तीसरा गुण देखेंगे, एलपीजी गैस को जलाने पे कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता है। जो एलपीजी गैस होता है जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें से कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता है। और चौथा यहाँ पे देखिए एलपीजी सस्ता होता है। जो एलपीजी गैस होता है ये सस्ता होता है, इसीलिए एलपीजी गैस एक अच्छा ईंधन है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि धातुओं के भौतिक गुणों को लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं और एक एक करके हम गुण यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए यहाँ पे पहला गुण देखते हैं, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो धातुएं होते हैं इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा गुण देखेंगे, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये विद्युत धनात्मक होती हैं, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब यहाँ पे हम तीसरा गुण देखेंगे, धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं। इसे पीटकर कागज से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। जो धातु होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, इसे पीटकर कागज से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। और सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है तो सोना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चौथा गुण, धातुएं तन्य होती हैं, इसे खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। जो धातुएं होती हैं ये तन्य भी होती हैं और इसे खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। और सबसे तन्य धातु कौन सा है तो सोना है, इसे भी आपको याद रखना है। और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे 5वां देख लीजिए, धातुएं उष्मा एवं विद्युत का चालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये उष्मा और विद्युत के चालक होती हैं। और 6 नंबर देख लीजिए, धातुओं का दोलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। जो धातुएं होती हैं इनका जो दोलनांक होता है और क्वथनांक होता है ये दोनों ही उच्च होता है। और 7 नंबर गुण देख लीजिए,
धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है। जो धातु होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग उत्तल दर्पण लिखिएगा और दूसरे बगल आप लोग अवतल दर्पण लिखिएगा और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। यहाँ पे जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है ये आगे के तरफ उभरा हुआ होता है और इसमें देख लीजिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। जो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है ये अंदर के तरफ धंसा हुआ होता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह होता है ये ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। अब यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसमें देखेंगे अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और अब यहाँ पे हम 3 नंबर अंतर देखेंगे, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसमें देखेंगे इसमें बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे अंतर, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में अब देखेंगे इसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। 5 नंबर देख लीजिए, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और जो अवतल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग जाइलम लिखिएगा और दूसरे बगल आप लोग फ्लोएम लिखिएगा और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, जाइलम निर्जीव उत्तक है। जो जाइलम है ये निर्जीव उत्तक है और फ्लोएम में आइए देखते हैं, फ्लोएम सजीव उत्तक है। जो फ्लोएम होता है ये सजीव उत्तक होता है और जाइलम निर्जीव उत्तक होता है। तो ये पहला अंतर हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा अंतर देखेंगे, यह जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। जो जाइलम होता है ये जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है और फ्लोएम में देख लीजिए पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है ये पत्तियों के द्वारा जो तैयार भोजन होता है ये पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है और जाइलम क्या करता है तो ये जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब यहाँ पे हम तीसरा अंतर देखेंगे, जाइलम नीचे से ऊपर के तरफ गति करता है। जो जाइलम होता है ये नीचे से ऊपर के तरफ में गति करता है और यहाँ पे फ्लोएम में देख लीजिए फ्लोएम ऊपर से नीचे के तरफ में गति करता है। जो फ्लोएम होता है ये ऊपर से नीचे के तरफ में गति करता है और जो जाइलम होता है ये नीचे से ऊपर के तरफ में गति करता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। तो
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। और यहाँ पे चालक का उदाहरण देख लीजिए, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा, ये सब चालक पदार्थ हैं। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सभी धातुएं विद्युत के चालक होती हैं, जो सभी धातुएं होती हैं ये विद्युत के चालक होती हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, मिट्टी, चमड़ा, प्लास्टिक, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो ये सभी अचालक पदार्थ होंगे। और यहाँ पे देखिए सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सभी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि विद्युत विभव क्या है। तो प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव क्या है, तो प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और इस 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और इस 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। और इसका पीडीएफ आपको कमेंट, जहां से आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, वहां से आप लोग जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।